तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 81 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। 81 है, हाँ चलो आ जाओ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो देखो ये संस्था इतना चर्चा में रहा था कि आपको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो भी हो ही गई होगी थोड़ा बहुत ज्यादा चर्चा में था। इवन संसद में भी इसका बात उठाया गया था। हम बात कर रहे हैं नीट के एग्जाम का। नीट के एग्जाम का जो एंट्रेंस का एग्जाम था वो किसने लिया था, NTA ने लिया था। और आप देखे होंगे कि कितना बड़ा घोटाला खुल करके उसमें आया था कि कैसे कैसे नंबर बैठाया गया। सबसे ज्यादा तो नंबर को लेकर के ही मैटर उठा। मतलब जिस टाइप का 2-4 बच्चों को नंबर दिया गया था वो नंबर किसी भी मायने में काट वाट के नहीं आ सकता था। 200 क्वेश्चन का एग्जाम था जिसमें 180 क्वेश्चन का जवाब देना बच्चों के लिए कंपलसरी था और एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल रहे थे। तो टोटल मिलाकर के बच्चों का मैक्सिमम 720 नंबर ही आ सकता था या फिर आपका काट छाट के कैसे भी आता। लेकिन किसी बच्चे का 718 आया, 719 आया और उसी से ये सब सारा मैटर खुल करके आया। तो खैर यहाँ पे बात हो रहा है NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो काम क्या करवाता है तो मेडिकल परीक्षाओं का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेनली आप कह लो नीट का, है ना। नीट का अगर बात करें कि नीट क्या होता है तो यहाँ पे नीट का फुल फॉर्म देखिएगा। जैसे यहाँ पे आपका नीट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। एंट्रेंस टेस्ट ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किसका फुल फॉर्म, नीट का। और जहां आप नीट का नाम सुने होंगे कि नीट का जो एग्जाम होता है ना वो मेडिकल का तैयारी करने वाला बच्चा दिखता है। और इस एंट्रेंस एग्जाम के तहत आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे कॉलेज वगैरह मिलते हैं जहाँ पे आप अपना तैयारी कर सकते हो। ये NTA इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और ये लगातार अपना काम करवा रहा था। रिसेंट में क्या हुआ है कि इसके महानिदेशक चुने गए हैं। आप कह लो कि उनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। और किससे मिला है, तो सुभाष कुमार सिंह के स्थान पर किसको बनाया गया है, प्रदीप सिंह खरोला को। एक बात बताओ कि सुभाष कुमार सिंह को क्यों हटाया गया। क्या सुभाष कुमार सिंह इसमें दोषी पाए गए, क्या इन्होंने पेपर लीक करवाया। इवन इसका पेपर भी लीक हुआ था, सिर्फ नंबर ही आगे पीछे नहीं किया गया, पेपर भी लीक हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पाए गए। चूंकि इनके जिम्मेदारी में NTA चल रहा था इसलिए इनको हटा दिया गया, इनको सस्पेंड कर दिया गया। और अभी NTA के महानिदेशक कौन बने, तो ये बने हैं आपके प्रदीप सिंह खरोला, है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये जो है आपके प्रदीप सिंह खरोला जी जो है ये IAS अधिकारी रहे हैं। कौन से बैच के, तो 1985 के बैच के ये IAS अधिकारी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेक्स रेशियो सबसे कम है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखो हम आपको बहुत बार बताए हैं कि सेक्स रेशियो क्या होता है, तो ये पुरुषों के कंपेयर में काउंट किया जाता है। मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं आती है, यही आपका क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका सेक्स रेशियो। चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं जनगणना के बारे में। सबसे पहले जो जनगणना है भारत में कौन करवाया था, लॉर्ड मेयो करवाया था। और ये कब करवाया था, 1872 में। उसके बाद फिर कौन करवाया, तो लॉर्ड रिपन करवाया, लॉर्ड रिपन। और ये कब करवाया, ये करवाया 1881 में, है ना। कब करवाया, 1881 में। और उसी के बाद हमेशा हर 10 साल में आपका जनगणना होता है। देखो 2011 में हुआ, 2021 में होना था बट हो नहीं पाया कुछ इशू की वजह से। तो आपका ये जो जनगणना है ये किस सूची का विषय है, तो ये आपका संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय कहने का मतलब कि आपका जनगणना पे कानून जनगणना करवाएगा कौन, दैट इज आपका केंद्र सरकार। और अगर बात करें कि क्या किसी अनुच्छेद में आपका जनगणना का चर्चा किया गया है, तो जी हाँ आर्टिकल्स में भी किया गया है। और कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो 246 आर्टिकल में भी जनगणना का चर्चा किया गया है। अगर और भी देखें तो ये आपका 2011 का जो जनगणना था यह
स्वतंत्र भारत का कितने नंबर का जनगणना था? तो स्वतंत्र भारत का 7वें नंबर का था, ठीक है। और अगर ओवरऑल में देखें तो 15वें नंबर का जनगणना था। और इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त थे, लिख लीजिएगा, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और इस समय भारत की जनसंख्या निकल करके कितनी आई थी? तो 121 करोड़, 121 करोड़ की आबादी थी। अभी तो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई होगी। चलो और भी देखते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन था, तो जिला में हो जाएगा आपका ठाणे, ठीक है, जिला में हो जाएगा आपका ठाणे। और कहाँ का है? तो ये है आपका महाराष्ट्र का। और सबसे अगर कम पूछता है कि सबसे कम कहाँ का था, कौन से जिले का, तो हो जाएगा दिबांग वैली, दिबांग वैली। और ये कहाँ है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा आपसे सवाल करता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, तो ये आपका यूपी, और यूपी के बाद महाराष्ट्र। जबकि आपसे पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। और सिक्किम के बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद फिर आइएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। हम जो बोल रहे हैं आप लिखते रहना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिहार का। और सबसे कम कहाँ का हो जाएगा, तो सबसे कम होगा आपका अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है कि आपका जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। उसके बाद देखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस यूटी में था, तो यूटी पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। और सबसे कम पूछेगा तो ये कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार में, है ना, अंडमान निकोबार में। और क्या देखते हो, और क्या देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो आपका शिक्षा है था, ये किस राज्य में था, तो ये था आपका केरल में। और सबसे कम कहाँ था, तो ये था आपका बिहार में। और देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो क्वेश्चन था आपका, ये कहाँ था, तो ये भी था आपका केरल में। कितना था, 1084। और सबसे कम कहाँ था, सबसे कम था हरियाणा में। कितना था, 879। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी देखिएगा यहाँ पे, अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि सबसे अधिक, ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे सबसे अधिक पूछता है, ये हम लोग देखें ना क्या क्या देखें, तो ये हो गया आपका शिक्षा का, और ये हो गया आपका सेक्स रेशियो का। और यहाँ पे देखिएगा अगर शिक्षा का तो हो गया, सेक्स रेशियो हो गया। चलिए इतना लगभग आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 246 के अंतर्गत आता है आपका जनगणना आता है, जो किसका विषय है, तो ये आपका विषय है केंद्र सरकार का। वैसे आप देखो कि बिहार रिसेंट में क्या करवाया, जातिगत जनगणना करवाया, ठीक है। तो क्या जनगणना करवाना केंद्र सरकार का काम है या राज्य सरकार का, तो ऑब्वियस सी बात है कि केंद्र सरकार का काम है। इसलिए आप देखो कि जातिगत जनगणना नाम नहीं दिया है सरकार ने, जातिगत सर्वेक्षण नाम दिया है ना, जातिगत सर्वेक्षण कह के पुकारा जा रहा था इसको। अपना आ जाओ आंसर लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये देखना आंसर हो जाएगा सेक्स रेशियो कम पूछा ना, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ एक चीज और देखना है यहाँ पे, वही लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, देख लो यहाँ पे एक चीज। जैसे आपसे पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा, आपसे सवाल करता है कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ देखा गया, तो ये देखा गया था मेघालय में, है ना, मेघालय में। और सबसे कम कहाँ देखा गया था, तो ये था आपका नागालैंड में। नागालैंड में जो था ना, ये जनसंख्या आपका निगेटिव में चला गया था, मतलब हर राज्य में वृद्धि कर रहा था और यहाँ कमी पाया गया था। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो वह रेखा जो भू परपटी को मेंटल से अलग करती है उसे क्या कहा जाता है, भू परपटी। सबसे पहले तो आ जाओ कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं, नहीं होते, ये हमें कैसे पता चलता है। तो बहुत सारे सोर्स है, उसमें से प्रमुख सोर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी, वो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी। और क्या हो जाएगा, भूकंप वगैरह हो जाएगा। इससे जब बहुत सारे गैस और मेटल्स जब हमारे पृथ्वी के ऊपरी भाग पे आते हैं, स्थल भाग पे आते हैं, तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सा मटेरियल भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर पृथ्वी की ओर आप जब अंदर गहराई की ओर जाते हो ना, तो प्रति 32 मीटर पे क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आपसे अगर पृथ्वी का घनत्व पूछता है, डेंसिटी पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति
सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारे से सवाल किया है, आप ध्यान दे लो पहले, यहाँ पे भूपर्पटी को मेंटल से अलग कौन करता है, ठीक है। आपसे यहाँ पे सवाल करेगा कि भूपर्पटी को मेंटल से अलग कौन करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोह असमर्थता रेखा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोह, एक सेकेंड देखिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, है ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। आपको अभी समझ नहीं आ रहा, चलो आज हम लोग यहाँ पे फिगर में देखते हैं। जैसे मान लो कि पृथ्वी था, पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग काट के निकाल लिए पढ़ने के लिए कि चलो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है। तो जब आप पृथ्वी का, आप देखते हो तारबूज खरीदने गए होगे ना, तो देखो तारबूज का शेप भी मान लो कि अपने पृथ्वी के जैसा लग रहा है, उसका छोटा सा ऐसे करके काटता है ताकि आप उस तारबूज के नीचे तक का भाग देख लो कि वो कैसा है। तो वैसे ही आप पृथ्वी का समझ लो कैसे काट के एक भाग निकाला गया है। और पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी लेयर होते हैं ना, इसे क्या कहा जाता है, जो सबसे ऊपर होता है अपर, यहाँ पे जो सबसे ऊपर होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, या इसी को कहा जाता है भूपर्पटी, ठीक है। फिर ये जो आपका देखो यहाँ पे जो उसके बाद क्रस्ट के बाद फिर क्या आता है, तो ये आता है आपका मेंटल, ठीक है, ये आता है आपका मेंटल। और यहाँ पे देखो इसके बाद ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका कोर, ठीक है, ठीक है, कोर कह लो या फिर आपका क्रोड भी कहा जाता है इसको, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका क्रस्ट हो जाएगा, आपका क्रस्ट हो गया, भूपर्पटी हो गया, और फिर आपका मेंटल हो, यहाँ पे देखो कोर इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, लाइन के बारे में पूछ रहा था। तो देखो प्रॉपर सबको अलग अलग डिवाइड किया जाता है। जैसे ये हो गया आपका क्रस्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे से सवाल क्या किया था कि क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन करता है। तो देख लो यहाँ पे ये मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन जो है ये क्या कर रहा है, ये क्रस्ट को किससे अलग कर रहा है, ये हो गया क्रस्ट वाला पार्ट, ये हो गया आपका मेंटल वाला पार्ट। और मेंटल को भी देखो यहाँ पे दो भाग में बांटा गया। मेंटल कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक मेंटल था, और मेंटल को भी दो भाग में बांट दिया गया, अपर मेंटल और देन आपका लोअर मेंटल। तो आपसे सवाल करता है कि क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, मोहो असमर्थता रेखा। उसके बाद फिर देखिएगा आपसे पूछता है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग कौन करता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मेंटल इतना चौड़ा है कि इसको भी दो भाग में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग कौन करता है, तो ये करता है रेपेटी। ये कौन करता है, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन, रेपेटी असमर्थता रेखा। और फिर आप देखते हो कि कोर को भी दो भाग में बांटा गया, आउटर कोर और आपका इनर कोर। तो जो आपका मेंटल है और कोर है, इसको अलग कौन करता है, तो ये अलग करता है गुटेनबर्ग रेखा। देखो तीन आपको याद रखना ही चाहिए, गुटेनबर्ग असमर्थता रेखा। यहाँ पे देखो हम लोग तीन देखे, एक आपका मोहो देखे, रेपेटी देखे और गुटेनबर्ग देखे। तो मोहो क्या कर रहा है, क्रस्ट को किससे अलग कर रहा है, तो मेंटल से अलग कर रहा है। रेपेटी क्या कर रहा है, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कर रहा है। और आपका जो गुटेनबर्ग है ये क्या कर रहा है कि मेंटल को आपका कोर से अलग कर रहा है। और कोर भी आपका ज्यादा बड़ा है तो इसको भी दो भाग में बांटा गया, आउटर कोर और आपका इनर कोर। और अगर कोर में भी और डिटेल से पूछ ले कि आउटर को इनर से अलग कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। फिर से एक बार सुनेगा कि क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन कर रहा है, तो क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है मोहो असमर्थता रेखा। उसके बाद फिर देखेगा कि जो आपका मेंटल, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कौन कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रेपेटी, है ना। उसके बाद फिर देखेगा मेंटल को आपका कोर से अलग कौन कर रहा है, तो ये हो जाएगा गुटेनबर्ग रेखा। और आपका आउटर कोर और इनर कोर को अलग कौन कर रहा है एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या हो जाएगा, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। और देखो अपने से क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा था कि भूपर्पटी को मेंटल से कौन अलग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भूपर्पटी को मेंटल से यहाँ पे हो जाएगा आपका मोहो असमर्थता रेखा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये देखो प्रार्थना समाज का जो स्थापना है यह 31 मार्च 1867 को हुआ था। और किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था आपका आत्माराम
पांडुरंग जी के अध्यक्षता में हुआ था। मेनली क्यों हुआ था और कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। और इस समय बहुत सारा ज़्यादा कुरीति हमारे समाज में आ गया था, जैसे विधवा पुनर्विवाह पर रोक लग गया था, बाल विवाह को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, जातिवाद बहुत ज़्यादा हो रहा था, ऊंच नीच छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसी चीज़ को रोकने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में महाराष्ट्र नामक जगह पर किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। अगर बात करें सेल के बारे में, तो सेल का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है आपका सेल का अध्ययन कहलाता है। हमारा बॉडी जो है छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, और हमारा बॉडी सेल से ही मिलके बना हुआ है। ये पहली बार कौन बताया था, तो ये बताया था आपका रॉबर्ट हुक बताया था, रॉबर्ट हुक। और 1665 ईस्वी में ये बताया था। लेकिन ये जिस सेल का खोज किया था ना, वो एक प्रकार का आपका डेड सेल था। कैसा सेल था, डेड सेल था। आगे जाके एक और आदमी आया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये जो है ये आपका कौन से सेल का खोज किया, तो ये आपका लिविंग सेल का ना, लिविंग सेल। और फिर आगे जाने के बाद दो आदमी और आया, एक आया आपका स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये क्या बताया, ये आपका दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है ना, सेल थ्योरी कौन दिया, तो ये दिया आपका स्लाइडेन और स्वान। मतलब सेल के बारे में बताया ये दोनों, लेकिन सेल के बारे में एक्सप्लेनेशन कौन दिया, स्लाइडेन और स्वान। ये क्या बताया कि हमारा बॉडी पूरी तरीके से सेल से मिलकर बना हुआ है। एक सेल मरता है और फिर उससे और भी सेल जन्म लेते हैं। एक ही सेल आपका डिवीजन होकर के बार बार सेल बनते रहता है, कोशिका विभाजन होते रहता है। ये सारी बात कौन बताया, तो ये सारे बात स्लाइडेन और स्वान ने ही बताए थे। और इन्होंने एक एक्सेप्शन भी बताया। वो एक्सेप्शन क्या था, वो एक्सेप्शन था आपका वायरस। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या था, वायरस। वायरस के बारे में बताया गया कि वायरस जो होता है ए सेलुलर होता है। क्या होता है, असेलुलर होता है। मतलब ये आपका कोई भी देखो, पहले तो हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। हमारा जो भी बॉडी है ना, वो सेल से बना हुआ है। एक तरह का सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, एक तरह का टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से हमारे शरीर बनते हैं। बट जिस बॉडी में सेल ही नहीं होगा, वो किस चीज का बना होगा, बताओ आप। तो वायरस के बारे में कहा जाता है ना कि वायरस किसी भी सेल से नहीं बना हुआ है। तो कैसे बना हुआ है, वायरस अगर ऐसे ही जमीन पे पड़ा हुआ है तो क्या है, वो आपका डेड रूप में है ना, वो जीवित नहीं है ना। और जब वायरस के पास जब कोई जीव मिलता है, वायरस को जब कोई बॉडी मिलता है ना, तो वो आपका लिविंग फॉर्म में आ जाता है। तो ये वायरस जो है आपका सेल का थ्योरी का पालन नहीं करता है, इसलिए यह एक्सेप्शन टू द केस कहलाता है। सेल के बारे में याद रखिएगा। वैसे अगर और देखें सेल के बारे में, तो वो चीज आप सुन लो बस, बहुत यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, सेल के बारे में हम लोग बहुत बार सेल देखें कि आपका ऑल ओवर में सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच एग का होता है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो सेल होता है ये किसका होता है, तो ये होता है आपका ऑस्ट्रिच एग का। ऑस्ट्रिच का जो एग बना होता है ना, वो जिस सेल से बना होता है, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग का होता है। सबसे छोटा किसका होता है, ये जो आपका सबसे छोटा जो होता है सेल, ये किसका होता है, तो ये होता है आपका माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा। और ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑल ओवर में, ये हो गया आपका ऑल ओवर में। अगर बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में जो आपका सबसे बड़ा जो सेल होता है वो किसका होता है, तो वो होता है आपका ओवम का। महिलाओं में जो अंडाणु पाया जाता है। और सबसे छोटा किसका होता है, तो ये होता है आपका स्पर्म का। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है ये किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्पर्म का। अब यहाँ पे देखिएगा, सेल जो है होता है ना आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक। आप बस नॉर्मल सा याद रखिए, जो आपको विकसित फॉर्म में दिख रहा है वो आपको यूकैरियोटिक हो जाएगा, जो आपको विकसित फॉर्म में नहीं दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। हाँ सही है। जैसे आपका ह्यूमन एक विकसित होता है ना कि आपका लंबा चौड़ा शरीर है, चलते आ रहा है, सब काम कर रहा है, वो हो गया आपका यूकैरियोटिक। पौधा में भी क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये आपका पूरी तरीके से डेवलप सेल होता है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस जो है,
न्यूक्लियस जो है इसमें पूरी तरीके से विकसित होता है। और ये जो होता है ना प्रोकैरियोटिक, ये आपका डेवलप सेल नहीं होता है, ये आपका डेवलप सेल नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वेल डेवलप नहीं होता है ना। याद रखना कि इसमें न्यूक्लियस जो आता है आपका वेल डेवलप नहीं होता है। इसमें देखो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा ना, बैक्टीरिया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ऑर्किया आ जाएगा, ऑर्किया, और एक चीज और आएगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी तो आप बोलोगे कि भाई ये तो पौधा होता है, ये तो शैवाल होता है, तो जी हाँ, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और कैसा बैक्टीरिया होता है, तो साइनो बैक्टीरिया होता है, साइनो बैक्टीरिया। ये भी किस में आ जाएंगे, तो ये भी आ जाएंगे आपका प्रोकैरियोटिक में। इसमें क्या आ जाएगा, जिसमें सिंपल से आप लिख लो, सारे ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, और आपका प्लांट्स वगैरह हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगा, ये आपके यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। इन सारी बातों को याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वैसे जा रहा नहीं होगा, हो चुका है। कब से कब तक हुआ था, 12 से 23 जून तक हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका रूस में, है ना। बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो जो ब्रिक्स का मुख्यालय है, ब्रिक्स देशों का जो संगठन है, उस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका संघाई में, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संघाई। और संघाई कहाँ का शहर है, ये आपका चीन का शहर है। वैसे और अगर देखें ब्रिक्स के बारे में, तो देखो पहले ना ब्रिक का स्थापना हुआ था, ब्रिक का, और इसका कब हुआ था, 2006 में, ठीक है, 2006 में, 2006 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2010 में इसमें एक और देश जुड़ गया, और ये कौन सा जुड़ गया, आपका साउथ अफ्रीका। 2010 में जुड़ा, और कौन सा देश जुड़ा, तो ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। और उस समय से इसका क्या नाम हो गया, उस समय से इसका नाम हो गया ब्रिक्स, उस समय से इसका नाम हो गया आपका ब्रिक्स। चलिए और भी आगे देखें, तो मुख्यालय तो हम लोग देख लिए कि इसका संघाई है। और अभी यहाँ पे ये सारा देश जो है, ये सारा नाम जो है, ये देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ब्राजील, रसिया, इंडिया और आपका चाइना हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो देखो अभी 5 इसमें नया देश शामिल हुआ है, कौन कौन सा, तो यूएई हो जाएगा, सऊदी अरब होगा, सऊदी अरब होगा, ईरान हो जाएगा, फिर देखना इथियोपिया होगा, इथियोपिया, और एक हो जाएगा आपका मिस्र, एक हो जाएगा आपका मिस्र। एक चीज और याद रखिएगा कि अर्जेंटीना को शामिल होने वाला था, लेकिन शामिल हुआ नहीं, ये मना कर दिया, ठीक है। कुछ दिन पहले चर्चा हो रहा था कि अर्जेंटीना भी शामिल होगा, बट नहीं शामिल हुआ। और अब इसमें कितने देश हो गए, तो 5-5 10 देश हो गए हैं। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। देखो ये सारा हम लोग देखे भी हैं शायद, कि नेपाल के जो शेरपा हैं जिनका नाम क्या है, कामी रीता शेरपा, ये कितनी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30 बार। 30 बार, आप सोच रहे हो कितना बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड है, 30 बार माउंट एवरेस्ट की ये चढ़ाई कर चुके हैं। और अभी इनका पीछा कौन कर रहे हैं, तो 27 बार एक और आदमी चढ़ गया है, जिसका नाम है पाशांग दावा शेरपा, पाशांग दावा शेरपा, ठीक है। चलिए माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आपको बहुत बार बताया है, यहाँ पे चलो आप ही बताना कि माउंट एवरेस्ट पे पहली बार कौन चढ़ा था, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे पहली बार कौन चढ़ा था। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। चलिए हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका टाइम टेन्योर था 1947 से 1964, और 64 में ये अपनी मृत्यु के बाद ही अपना पद छोड़े थे। तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। दूसरे में आते हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, ये कब से कब तक रहे थे, 1964 से 66 तक, और 1966 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और आप बताइएगा कि भारत से बाहर इन मृत्यु होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, जिनकी भारत के बाहर जाने के बाद कुछ ऐसा सिचुएशन बना था, आज तक तो फैक्ट रिवील नहीं हो पाया कि आखिर इनकी मृत्यु वहाँ हो कैसे गई थी, बट आप बताना जरूर कि कहाँ हो गई थी। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी जी के बारे में, 1966 से 77 तक ये प्रधानमंत्री बनी, और फिर 1980 से 84 के बीच प्रधानमंत्री बनी, और इन्हीं बीच इनकी क्या कर दी गई,
हत्या कर दी गई। बीच में किसका सरकार आया था? तो जनता पार्टी का सरकार आया था। तो 1980 से 84 के बीच ये फिर से प्रधानमंत्री बनी और उसमें उनका हत्या कर दिया गया। तो मतलब पद पे रहते हुए, तो हम लोग ये पढ़े कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री और फिर आपका इंदिरा गांधी, यहाँ पे तीनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है यह पद पर रहते हुए हुई थी। चलिए 9 नंबर में आइएगा, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कितने प्रतिशत आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है? सबसे पहले तो आ जाओ कि पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट का जो स्थापना है यह कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ था और कब हुआ था? तो जिसमें महागठबंधन का सरकार चल रहा था, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, इन सबका मिला करके सरकार चल रहा था, उसी समय जातिगत सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण में बहुत सारे डेटा मिले। उसके तहत क्या किया गया कि आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था। अब आरक्षण बढ़ाने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया तो कितना से कितना हो रहा था? यहाँ पे देखिएगा 50% से बढ़ा करके यहाँ पे 65%। वैसे 65 में आप एक EWS वाला भी जोड़ लो जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। मतलब टोटल मिलाकर के बिहार में कितना आरक्षण हो जाता? 75%। और ये सही नहीं है, संविधान के माध्यम से ये सही नहीं है। इंदिरा साहनी केस जो हुआ था 1992 में, उसमें कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा और बिहार में आरक्षण का दर कहाँ पहुँच गया? तो आप देख लो 65%, EWS को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 75%। इसलिए बिहार के मुख्य न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? तो ये हैं विनोद चंद्रन। ठीक है, के विनोद चंद्रन ये थे और एक और जज थे। ठीक है, एक न्यायमूर्ति हरिश्चंद्र कुमार करके थे। मेन आप इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, इतना आरक्षण बढ़ाने का मतलब हुआ कि यहाँ पे समानता के अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। समानता का अधिकार का यहाँ पे क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। और इस तरीके से ये जो कानून है इसको खत्म कर दिया गया। मेनली 65% वाला को खत्म कर दिया गया, EWS तो चलते रहेगा, 65% वाला को खत्म कर दिया गया। अब देखो कि आरक्षण क्यों मिलता है, तो एक ऐसा समय रहा था भारत के इतिहास में जहाँ पर कुछ खास समुदाय को शिक्षा से, वैसे ये जो आरक्षण आपको मिल रहा है ना, ये कहाँ पे मिलेगा? तो किसी शिक्षण संस्थान में या सरकारी नौकरी में। तो बिहार के एक ऐसे तबके को शिक्षा से दूर रखा गया था और उन्हीं को अब आरक्षण दे करके ताकि वो अब जनरल कास्ट वाले के बराबरी में आ जाए। तो देखिएगा कि यहाँ पे जो आरक्षण था ये कैसे कैसे दिया जा रहा था। जैसे आपका EBC जो होता है, EBC को अब तक आरक्षण कितना मिलता था? EBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, सुन लीजिएगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जो बहुत पीछे आ रहे थे। ठीक है, इनको 18% आरक्षण मिलता था और बात किया गया था कि बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 25%। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका OBC को कितना मिलता था? तो OBC को मिलता था 12% और बोला जा रहा था कि अब बढ़ा करके 18% कर दिया जाएगा। और OBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अदर बैकवर्ड क्लासेज। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे SC है ना, SC और ST, इसको कितना मिल रहा था? ST को आपका मिल रहा था 1% और इसका कितना किया गया था? बढ़ा करके बोला गया था कि इसका बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा? 2% कर दिया जाएगा। और SC का कितना चल रहा था? 16। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का कितना चल रहा है? इतना अभी चल रहा है, जो आप ऊपर वाले देख रहे हो ना, ये चल रहा है। और ये बढ़ा करके कितना बात किया गया था? 20%। तो इस तरह का बात हुआ था कि इतना आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा और जब आप नीचे वाले को ऐड करोगे ना तो आप देख लेना 65 आ जाएगा, प्लस आप खुद से मन में 10% और कर लेना EWS वाला, मतलब 75% का दर्जा था, जो कि सही नहीं था। यहाँ पे अगर फुल फॉर्म देखें तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, फिर यहाँ पे देखिएगा अदर बैकवर्ड क्लासेज, यहाँ पे हो जाएगा शेड्यूल कास्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति, और ये हो जाएगा आपका शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। तो इस तरीके से याद रखिएगा। खैर इसको अब कैंसिल कर दिया गया है, अभी आरक्षण का दर इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आपका 50% से ऊपर रहा है आरक्षण का दर, और आरक्षण आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे तमिलनाडु हो गए, ऐसे कई राज्य हैं जहां 60%, 69% तक आरक्षण है। यहाँ तो चलो फिर भी 65% ही पहुंच रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो पूछ क्या रहा है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के कितने प्रतिशत आरक्षण कानून को रद्द किया है? ये हो जाएगा आपका 65%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9 ही क्वेश्चन था, बाकी कल से हम लोग और बढ़ा करके मतलब 10 क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, आप लोग का टॉपिक वाइज भी अब वीडियो आएगा,
उसका भी कंटेंट बन रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे थोड़ा सा पहले हम लोग सब्जेक्टिव कवर करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे, और उतना क्वेश्चन लेने के बाद आपका टॉपिक भी लगभग कवर हो जाएगा। तो अब मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा।